हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सदिश राशि का समाकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको करने के तीन प्रकार हैं। एक है रेखीय समाकलन, एक है पृष्ठीय समाकलन और एक है क्या आयतन समाकलन, है ना। रेखीय समाकलन को हम लाइन इंटीग्रेशन भी कहते हैं, पृष्ठीय समाकलन को सरफेस इंटीग्रेशन और आयतन समाकलन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको रेखीय समाकलन क्या होता है वो देखना पड़ेगा, पृष्ठीय समाकलन क्या होता है वो देखना पड़ेगा और आयतन समाकलन क्या होता है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो रेखीय समाकलन, है ना, कोई एक सदिश क्षेत्र है जिसमें कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई सदिश राशि को व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक सदिश क्षेत्र ले लेंगे, है ना। उस सदिश क्षेत्र में क्या होगी, सदिश क्षेत्र कैसा होगा जिसमें कोई सदिश राशि व्यक्त की जाएगी। जैसे समझ लो कि विद्युत क्षेत्र है ना, ये व्यक्त की जाएगी, या तो फिर बल है वो व्यक्त किया जाएगा। तो यदि ये बल एक रेखा के अनुदिश लगाया जा रहा है, ठीक है, यदि ये बल जो है वो किसके एक रेखा के अनुदिश लगाया जा रहा है, या बल जो है वो एक रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जो सदिश राशि है हमारी, है ना। तो उस बल के द्वारा जो एक रेखा में जो भी कार्य किया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, रेखीय समाकलन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेखीय समाकलन कहलाएगा। उस बल के द्वारा उस सदिश राशि का संपूर्ण योग होगा। समाकलन का अर्थ ही होता है संपूर्ण योग। तो यदि किसी रेखा या फ्लक्स रेखा के अनुदिश किसी सदिश के संपूर्ण समाकलन को या संपूर्ण योग को हम क्या कहेंगे, उसका रेखीय समाकलन कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण लिखा हुआ है, यदि गतिमान कण पर F बल लगा है तो यदि गतिमान कण पर F बल लगा है तो रेखीय समाकलन क्या होगा उसका, F इंटू डी एल। यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया हमने, है ना, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं और उसको L दूरी तक के विस्थापित कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के, है ना। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक किया, P से Q तक के कर दिया। तो पहले इतनी दूरी तय करेगा DL दूरी, फिर इतनी दूरी तय करेगा DL दूरी, फिर इतनी दूरी तय करेगा DL दूरी। तो सभी DL दूरी में कुछ न कुछ उसका कार्य भी तो होगा, क्योंकि कार्य W बराबर कितना होता है, बल गुना विस्थापन होता है। यदि स्मॉल कार्य है तो ये हो गया, और यदि संपूर्ण कार्य है मतलब कहाँ से कहाँ तक के, P से Q तक के यदि कार्य किया जा रहा है तो उस किए गए कार्य को अपन क्या बोलेंगे, उसका उस सदिश राशि का क्या कहेंगे, रेखीय समाकलन कहेंगे। क्योंकि ये रेखा या लंबाई के अनुदिश कार्य कर रहा है ये सदिश राशि, इसलिए हम इसको बोलेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, इस राशि को उसका रेखीय समाकलन कहेंगे। जो W जो कार्य है वो इस अदिश राशि का रेखीय समाकलन कहलाएगा। सॉरी, एक जो बल है सदिश राशि उसका रेखीय समाकलन कहलाएगा क्या, एक अदिश राशि W। ओके, तो अभी हमने देखा कि यदि कोई सदिश राशि वेक्टर ए किसी रेखा PQ के अनुदिश क्या करती है, कार्य करती है, तो इस PQ के अनुदिश कार्य करने वाले जो इस वेक्टर ए का जो संपूर्ण मान होगा इस PQ चालक तार के अनुदिश या एक रेखा के अनुदिश, है ना, सदिश ए का, तो वो क्या कहलाएगा, उसका रेखीय समाकलन कहलाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, P से Q रेखीय समाकलन में इंटीग्रेशन में ऐसा लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन P से Q वेक्टर A इंटू कितना DL, ठीक है। और ये वेक्टर A इंटू DL, ये दोनों वेक्टर A और वेक्टर DL का कौन सा ये है, गुना है, अदिश गुणनफल है, क्योंकि डॉट लगाया हुआ है। तो इसको अपन लिखेंगे वेक्टर A मतलब A DL क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा जो है वो दोनों सदिश राशियों का, वेक्टर ए भी सदिश राशि है और ये DL ये भी क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ADL कॉस थीटा के रूप में। ओके, ये यहाँ पर लिख दिया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है ये, P से Q तक के। ओके, तो अभी हमने देखा क्या, रेखीय समाकलन क्या होता है कि किसी रेखा या एक लंबाई के अनुदिश, है ना, या संपूर्ण लंबाई के अनुदिश यदि किसी सदिश राशि को व्यक्त करते हैं तो उस सदिश राशि का संपूर्ण समाकलन क्या कहलाता है, या संपूर्ण योग उसका
उस लंबाई के अनुदिश उसका रेखीय समाकलन कहलाता है सदिश राशि का। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये P से Q तक की एक चालक तार है, उसके अनुदिश ये वेक्टर ए जो है वो थीटा कोण बनाती हुई dl लंबाई के साथ में अनुदिश काम कर रहा है। तो माना किसी सदिश राशि ए में फ्लक्स रेखा क्या है, PQ है। माना कि फ्लक्स रेखा के बिंदु B पर सदिश क्या है, वेक्टर ए है, ये दिख रहा है आपको, जो लंबाई dl के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो फ्लक्स रेखा PQ के अनुदिश, फ्लक्स रेखा क्या, इस PQ के अनुदिश वेक्टर ए का क्या कहलाएगा, संपूर्ण रेखीय समाकलन। कहाँ से कहाँ तक के, P से Q तक के वेक्टर ए इंटू कितना dl, ऐसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि लंबाई छोटी लंबाई, अब पूरे के लिए निकालेंगे तो PQ के लिए आ जाएगा किसका मान, इस सदिश राशि का मान। तो वेक्टर ए इंटू कितना dl, तो PQ वेक्टर ए इंटू वेक्टर dl को अपन क्या लिख सकते हैं, ए dl कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कार्तीय निर्देशांक के पदे में क्या आ जाएगा, वेक्टर ए को हम लिखेंगे AXI प्लस AYJ प्लस कितना AZ के, वैसे ही dl को लिखेंगे कितना DXI प्लस DYJ प्लस कितना DZ के रूप में। अब इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो किस प्रकार से हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर dl AX इंटू DX, क्योंकि वेक्टर ए इंटू dl को यदि अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AXI प्लस AYJ प्लस कितना AZ के रूप में, AZ के रूप में, और इंटू कितना dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, DXI प्लस DYJ प्लस कितना DZ के रूप में। जब इसका अदिश गुणनफल करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो AX इंटू DX, I इंटू I वाला पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। J इंटू J वाला पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और K इंटू K वाला पद भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो AX इंटू DX, ये क्योंकि I और इंटू I वाला पद है तो ये मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है हमने, ये देखो। उसके बाद में AY इंटू DY, ये J इंटू J वाला पद है, ठीक है, तो ये वाला पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर AZ इंटू कितना DZ लिखा हुआ है, क्योंकि K इंटू K वाला पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी पद जैसे I इंटू J, ये पद 0 हो जाएगा, J इंटू K ये पद 0 हो जाएगा, I इंटू K ये पद 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये वाला पद। ओके, तो अभी हमने देखा कि वेक्टर ए इंटू डी एल को, ये वेक्टर ए इंटू डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पद लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के, कितना ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस कितना ए जेड डी जेड, है ना, इसका मान ये वाला लिख देंगे हम, ठीक है, पूरा। ओके, तो ये क्या हो गया उसका वेक्टर ए का क्या हो गया, रेखीय समाकलन हो गया। क्या हो गया, रेखीय समाकलन। ओके, अब इसका उदाहरण, जैसे यदि कोई बल है, मैंने बताया था इसका पहले उदाहरण, यदि कोई बल है उस कण पर लगा रहे हैं, है ना, ये बल लगाया है तो ये इस रेखा में जाएगा, एल दूरी विस्थापित करेगा, कहाँ से, पी से क्यू तक के, ठीक है। तो इस बल एफ जो सदिश राशि है हमारी, उसका रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इंटू डी एल हो जाएगा, जो कि बल गुना विस्थापन के रूप में कार्य के रूप में काम करेगा, है ना। तो बल द्वारा कण को पी से क्यू तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो क्योंकि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, है ना। अब यदि दूसरा उदाहरण की बात करते हैं, तो दूसरे उदाहरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए इंटू डी एल, है ना, वेक्टर ई इंटू डी एल, जहाँ वेक्टर ई क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको पता है, एक सूत्र हमने देखा है, वेक्टर ई बराबर कितना होता है, वेक्टर ई बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स होता है, ठीक है। तो ई इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना, माइनस डी वी के रूप में आएगा। और यदि इसका पूरा समाकलन करेंगे तो वेक्टर ई इंटू कितना डी एक्स, जिसको अपन डी एल लिख लेंगे, लंबाई के लिए है तो, इंटू कितना हो जाएगा, वी के लिए काम करेगा, है ना। तो ये जो वेक्टर ई इंटू डी एल, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसको शो करता है, उसमें उत्पन्न होने वाले विभव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का बिंदुओं P व Q के बीच रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, P से Q वेक्टर E इंटू डी एल बराबर कितना, V विभव
के रूप को शो करेगा। मतलब एकांक धनावेश को बिंदु P से Q तक विद्युत क्षेत्र में ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को या विभवांतर को क्या करता है, बताता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपन ने अभी देखा यहाँ पर E बराबर कितना होता है, माइनस डी अपॉन में डी एक्स। तो माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा E इंटू डी एक्स, और V को लिखेंगे तो माइनस कितना E इंटू डी एक्स के रूप में लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो कर दिया हमने। तो यहाँ पर नोट क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं P तथा Q के बीच वेक्टर ए का रेखीय समाकलन उन दोनों बिंदुओं के बीच मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पर निर्भर करता है, P तथा Q की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे सदिश क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, संरक्षी क्षेत्र कहेंगे। कि यदि ये बल यहाँ पर P से Q तक के जा रहा है, P से Q तक के जा रहा है एक मार्ग द्वारा PAB द्वारा, और एक दूसरा मार्ग कौन सा है, ये वाला मार्ग कौन सा है, PAQ मार्ग, और ये दूसरा कौन सा है, PBQ मार्ग। तो ये दोनों बलों द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो दोनों का कार्य कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो उसको, उस बल को अपन क्या बोलेंगे, ये जो बल हम लगा रहे हैं इधर भी और इधर भी, ये बल बोलेंगे संरक्षी बल। क्या बोलेंगे, संरक्षी बल। और वो क्षेत्र जिसमें अपन बल तो लगाते हैं लेकिन वो उसके द्वारा किया गया कार्य यदि शून्य होता है तो वो संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। और वो P तथा Q की स्थितियों पर निर्भर करता है, उसके द्वारा किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी देख लिया, क्या क्या देखा अभी, सदिश राशि का क्या, रेखीय समाकलन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, सदिश राशि का पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन। तो अब बात कर रहे हैं हम क्या, पृष्ठीय समाकलन के बारे में। जैसा हमने देखा कि यदि रेखीय समाकलन में देखा था कि कोई सदिश जो है वेक्टर ए जो है वो क्या एक रेखा के अनुदिश काम कर रहा था, है ना। तो उस रेखा के अनुदिश उस सदिश ए के संपूर्ण समाकलन को अपन क्या कहते हैं, उसका रेखीय समाकलन कहते हैं। अब यदि कोई पृष्ठ है, ये वाला एक पृष्ठ ले लिया हमने, क्या लिया, ये वाला एक पृष्ठ लिया है, तो उस पृष्ठ के अनुदिश कोई समाकलन जो है या सदिश राशि जो है वो व्यक्त हो रही है वहाँ से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका पृष्ठीय समाकलन बोलेंगे, है ना। मतलब किसी सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल हो, है ना, तो उस पृष्ठ के अनुदिश सदिश राशि के संपूर्ण समाकलन को क्या कहेंगे, उसका पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन कहेंगे। तो मेन क्या है, यहाँ पर कोई सदिश राशि है और उस सदिश राशि का या कोई सदिश क्षेत्र है, उस सदिश क्षेत्र में कोई भी सदिश राशि होगी तो उस सदिश क्षेत्र में एक पृष्ठ ले लेंगे, ये वाला पृष्ठ ले लिया, तो उस पृष्ठ में जिसका कुछ न कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, तो उस पृष्ठ के अनुदिश सदिश के संपूर्ण समाकलन को क्या कहेंगे, उसका पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। क्लियर। तो जैसे अपन ने रेखा के अनुदिश लिया था तो रेखीय समाकलन, और यदि पृष्ठ के अनुदिश लेंगे तो पृष्ठीय समाकलन। जहाँ यहाँ पर रेखीय समाकलन के लिए क्या आया था, वेक्टर ए इंटू डी एल आया था रेखीय समाकलन, क्योंकि लंबाई का अनुदिश था P से Q तक की। अब यहाँ पर यदि पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, एक पृष्ठ ले लेंगे, बंद पृष्ठ ले लेंगे, है ना। और उसके लिए रेखीय समाकलन के रूप में उसको डबल इंटीग्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए का किसके लिए, लंबाई का अनुदिश नहीं है, अब किसके पृष्ठ का अनुदिश है, तो पृष्ठ का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, और ये छोटा क्षेत्रफल इसका क्या ले लेंगे, ds क्षेत्रफल ले लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम पृष्ठीय समाकलन को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ये देखो वेक्टर ए इंटू कितना, ds के रूप में, है ना, डबल इंटीग्रेशन वेक्टर ए इंटू कितना, ds। ये डबल इंटीग्रेशन जो है वो पृष्ठीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो एक सिंगल इंटीग्रेशन दिया था वो रेखीय समाकलन को प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, और वेक्टर ए इंटू डी एस को अपन क्या लिखेंगे, ये वेक्टर ए इंटू डी एस कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माना क्या है, किसी सदिश क्षेत्र में पृष्ठ एस के एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, डी एस है, ये दिख रहा है आपको, है ना। इस अल्पांश क्षेत्र ए के मध्य बिंदु पर सदिश वेक्टर ए का मान कितना है, मतलब सदिश का मान कितना है, वेक्टर ए है, तो उस वेक्टर ए का पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू कितना, ds हो जाएगा, है ना, जो कि संपूर्ण पृष्ठ एस से संबंधित रहेगा। और उस वेक्टर ए इंटू ds को अपन क्या लिखेंगे, a इंटू डी एस कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसका जहाँ वेक्टर ए का पृष्ठ, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का
पृष्ठीय समाकलन बोलेंगे, है ना। अब उसका उदाहरण भी देखना पड़ेगा अपने को। उदाहरण यदि इस वेक्टर ए को अपन क्या ले ले, वेक्टर ए जो लिखा है हमने इसको अपन क्या ले लेते, वेग ले लेते। तो यहाँ पर देखो वेक्टर v इंटू कितना आ गया, ds के रूप में आ गया। तो यदि बहते हुए द्रव का वेग सदिश क्या है, वेक्टर v है ना। तो सदिश वेक्टर v का पृष्ठीय समाकलन कितना हो जाएगा, वेक्टर v इंटू कितना ds होगा, है ना। पृष्ठ s से होकर, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पृष्ठ s से होकर द्रव के बहने की दर को रिप्रेजेंट करेगा, या एकांक समय में बहने वाले द्रव के कुल आयतन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। दो इस चीज़ को हमने क्यों लिया है ऐसा, पृष्ठ S में एकांक समय में बहने वाले द्रव का कुल आयतन क्या बताता है, वेक्टर v इंटू डी एस बताता है। क्यों, क्योंकि देखो डबल इंटीग्रेशन ds मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल, है ना। अब ये वेग है तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, है ना। तो वेग v लिखा है अपन ने, और ये एकांक समय की बात कर रहा है, किसके लिए, एकांक समय में बहने वाले। तो एकांक समय की बात करते तो वेग किसके बराबर आ जाता है, दूरी के बराबर। और यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन क्या v इंटू डी एस की बात करेंगे, तो ये तो डबल इंटीग्रेशन डी एस, ये तो क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के साथ में v किसको रिप्रेजेंट करेगा, दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्षेत्रफल गुना क्या आ जाएगी, दूरी, बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुना दूरी मतलब लंबाई एक तरीके से। और ये एकांक समय में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन। क्षेत्रफल गुना दूरी या लंबाई कितना हो जाएगा, आयतन को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है पृष्ठ S से एकांक समय में बहने वाले द्रव के कुल आयतन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि द्रव का वेग कितना v है, जो कि दूरी को रिप्रेजेंट करेगा एकांक समय में। ओके, और डबल इंटीग्रेशन ds ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वेग दूरी हो गया, मतलब लंबाई हो गया, और डबल इंटीग्रेशन ds ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल गुना दूरी क्या हो जाएगा, आयतन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम पृष्ठीय समाकलन के उपयोग की सहायता से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या, तीसरा। अभी हमने पृष्ठीय समाकलन दूसरे पार्ट को देखा था, रेखीय समाकलन पहला, पृष्ठीय समाकलन दूसरा, और तीसरा आप क्या आ जाएगा, आयतन समाकलन। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर आप आपके नोट्स में भी आयतन समाकलन लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, आयतन समाकलन, जिसको हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखा है ना, लिखने में गलती आ गई यहाँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। तो आयतन समाकलन क्या होगा, ये कोई आयतन है, तो इस आयतन में यदि कोई सदिश क्षेत्र है या सदिश राशि है, इसको व्यक्त करना है हमको, तो उस सदिश राशि का संपूर्ण समाकलन वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयतन समाकलन कहलाएगा। मतलब किसी सदिश क्षेत्र में स्थित किसी आयतन को घेरे पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण समाकलन को हम क्या कहेंगे, उस सदिश राशि का आयतन समाकलन कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये हमने कोई एक बॉक्स ले लिया, कमरा है एक तरीके से हमारा, जिसका कुछ न कुछ क्या है, आयतन है, ठीक है। तो इस आयतन में यदि कोई क्षेत्र जो अदिश राशि के रूप में रखा हुआ है, सदिश राशि के रूप में रखा है, सदिश क्षेत्र, तो उस सदिश क्षेत्र वेक्टर ए या सदिश राशि का उसमें कितना मान है उस पूरे वॉल्यूम में, उस पूरे आयतन में, तो उसका क्या कहलाएगा, ये आयतन समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयतन समाकलन, ठीक है। उस आयतन समाकलन को अपन क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन कितना, वेक्टर ए इंटू कितना dv, जहाँ पर dv क्या है, उसका सूक्ष्म आयतन है ना। उसमें यदि कोई एक ये छोटा वाला एक लिया है अपन ने बॉक्स है, तो उसका सूक्ष्म आयतन निकालना पड़ेगा dv के रूप में, है ना। जहाँ पर वेक्टर ये क्या है, एक सदिश राशि को व्यक्त करता है, जिसका कार्तीय निर्देशांक कितना होगा, axi प्लस ay प्लस कितना az, और dv जो है वो क्या आ जाएगी, dx dy इंटू कितना dz, क्योंकि आयतन क्या होगा, लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक के हो जाएगी, इसके लिए dx, इधर कितनी हो जाएंगी dy, है ना, और इधर कितनी हो जाएंगी dz के रूप में। ओके, तो इस प्रकार से हम
क्या लिख सकते हैं, आयतन को डी एक्स इंटू डी वाई इंटू कितना डी जेड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेक्टर ए इंटू डी वी को अपन क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन वेक्टर ए इंटू डी वी, ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सदिश वेक्टर ए का आयतन समाकलन रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन समाकलन। ठीक है, तो वेक्टर ए की वैल्यू ये रख दिया हमने, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस कितना ए जेड के, और डी वी की वैल्यू क्या रखी है, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू कितना डी जेड। ओके, तो इस प्रकार से अभी हमने देखा 3 प्रकार के समाकलन हम करेंगे। किस प्रकार से, जो समाकलन होगा 3 प्रकार से होगा सदिश राशि का। वो एक होगा, पहले तो रेखीय समाकलन होगा जो किसी लंबाई के अनुदिश काम करेगा। ठीक है, वेक्टर ए इंटू कितना डी एल के रूप में सदिश ए का रेखीय समाकलन जो कि एक लंबाई के अनुदिश काम करेगा। यदि पृष्ठीय के लिए बात करते हैं तो किसी पृष्ठीय के अनुदिश काम करेगा जिसका डबल इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे वेक्टर ए इंटू कितना डी एस, जिसका क्षेत्रफल होगा डी एस, है ना। और एक होगा क्या, आयतन समाकलन। ठीक है, जिसको ट्रिपल इंटीग्रेशन वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू कितना डी वी के रूप में होगा, जो कि सूक्ष्म आयतन के रूप में, यहाँ सूक्ष्म आयतन लिखा हुआ है ना, आयतन के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने किसी भी सदिश राशि को एक रेखा के अनुदेश, एक पृष्ठ के अनुदेश और एक आयतन के अनुदेश, जो वॉल्यूम रखा हुआ हमने, आयतन को घेरा हुआ कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो उसके अनुदेश तीनों के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, उसका समाकलन निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।